नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हिमाचल के सबसे ताज़ा खबरों के साथ। आज हम आपको 22 अक्टूबर 2023 के मुख्य समाचार प्रस्तुत करेंगे। हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे साथ रहें। महाअष्टमी पर चिंतपूर्णी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना, हजारों श्रद्धालुओं ने किए पावन पिंडी के दर्शन। उत्तरी भारत के सुप्रसिद्ध धार्मिक स्थल माता चिंतपूर्णी के दरबार में आयोजित किए गए असुज नवरात्र मेले के दौरान रविवार को महाअष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। सोमवार को असुज नवरात्र मेले का समापन होने जा रहा है, जबकि उससे ठीक एक दिन पूर्व महाअष्टमी के मौके पर माता श्री चिंतपूर्णी का विशेष पूजा अर्चना की गई। महाअष्टमी के अवसर पर हिमाचल प्रदेश के साथ साथ देश के अन्य राज्यों से हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने माता की पावन पिंडी के दर्शन किए। इस दिन माता जी की पावन पिंडी के 3 बार स्नान, श्रृंगार व आरती होती है। इस दिन बलि प्रथा का भी विशेष महत्व है। नारियल के गोलों को बलि दी जाती है। पुत्रियाल में शॉर्ट सर्किट से घर में लगी आग, लाखों की संपत्ति जलकर राख। उपमंडल नादौन की ग्राम पंचायत पुत्रियाल के गांव पुत्रियाल में एक मकान में आग लगने से लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई। जानकारी के अनुसार राजेंद्र कुमार निवासी गांव पुत्रियाल के मकान की दूसरी मंजिल में आज सुबह अचानक से आग लग गई। आग लगने से कमरे में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया है। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। पीड़ित राजेंद्र कुमार ने बताया कि एक दिन पहले ही उसके बेटे की शादी हुई थी। शादी के चलते घर का काफी सामान उस कमरे में रखा हुआ था, जिसमें टेंट हाउस के गद्दे, रजाइयां, फर्नीचर आदि के अतिरिक्त शादी का राशन भी उस कमरे में ही रखा था जिसमें आग लगी थी। इसके अलावा कमरे के पंखे, एलईडी, फ्रिज आदि भी जलकर राख हो गए हैं। बता दें कि राजेंद्र कुमार के 3 बेटे हैं। एक दिन पहले ही दूसरे बेटे की शादी थी। इस घटनाक्रम की ग्राम पंचायत पुत्रियाल के उप प्रधान संजीव कुमार ने पुष्टि करते हुए बताया कि उन्होंने मौके पर जाकर देखा कि राजेंद्र के मकान में जिस कमरे में आग लगी थी उस कमरे में रखा सामान पूर्ण रूप से जलकर राख हो गया था, जिससे उसका लगभग 2 लाख से ऊपर नुकसान हुआ है। प्रदेश में आज और कल बारिश के आसार। 24 अक्टूबर से फिर खिलेगी धूप। हिमाचल प्रदेश में रविवार से मौसम फिर बदल सकता है। मौसम विभाग ने प्रदेश में 22 और 23 अक्टूबर को बारिश बर्फबारी की संभावना जताई है। इस दौरान जहां प्रदेश के निचले क्षेत्रों में बारिश की हल्की बौछारें गिर सकती हैं, तो वहीं ऊपरी क्षेत्रों में बर्फ के हल्के फाहे गिरने की संभावना है। राहत की बात यह है कि भारी बारिश बर्फबारी को लेकर कोई अलर्ट नहीं है। मौसम बिगड़े से तापमान में गिरावट आएगी। इससे ठंड में और अधिक बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं रविवार को धर्मशाला में भारत और न्यूजीलैंड के बीच विश्व कप का मैच होना है। ऐसे में बारिश की बौछारें मैच में थोड़ा खलल जरूर डाल सकती हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक सुरेंद्र पॉल ने बताया कि धर्मशाला में सुबह और शाम के समय मौसम खराब होने की 40% संभावना है। इस दौरान हल्की बौछारें गिर सकती हैं। भारी बारिश की कोई संभावना नहीं है। ऐसे में मैच में बारिश ज्यादा बाधा नहीं बनेगी। शनिवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश भर में दिन के समय मौसम साफ बना रहा। दिन में धूप खिलने से जहां मौसम सुहावना बना रहा, तो वहीं सुबह और शाम के समय अब ठंड का असर शुरू हो गया है।
शनिवार को प्रदेश में सबसे कम तापमान लाहौल स्पीति जिला के केलांग में तापमान माइनस में पहुंच गया है। यहां का न्यूनतम तापमान 0.4 डिग्री पहुंच गया है, जबकि किन्नौर जिला के कल्पा में तापमान 0 डिग्री तक पहुंच गया है। कल्पा में न्यूनतम तापमान 2.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं कुल्लू जिला के मनाली में न्यूनतम तापमान 5.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। राजधानी शिमला में हालांकि न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन यहां भी सुबह और शाम के समय ठंड काफी ज्यादा बढ़ गई है। वहीं दिन के समय ठंडी हवाओं का दौर शुरू हो गया है। इसके साथ ही सुंदरनगर में न्यूनतम तापमान 7.9 डिग्री सेल्सियस, भुंतर में 6.1, धर्मशाला में 11.2, ऊना में 11.4, नाहन में 16.5, पालमपुर में 9.0, कांगड़ा में 9.8, मंडी में 8.9, बिलासपुर में 14, चंबा में 9.3, डलहौजी में 5.7, कुफरी में 6.7, नारकंडा में 4.1, रिकांगपिओ 3.9, समदो में 2.2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। गोवा में नेशनल खेलेंगे हिमाचल के 176 होनहार, 18 खेलों में दमखम दिखाएंगे खिलाड़ी। भारत के 37वें राष्ट्रीय खेल 26 अक्टूबर से 9 नवंबर तक गोवा में होने जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के 176 खिलाड़ी व अधिकारी 18 खेलों में भाग ले रहे हैं। राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने का नियम यह है कि केवल वही टीम राज्य टीमें भाग लेने के लिए पात्र है जो राष्ट्रीय चैंपियनशिप में शीर्ष 8 रैंकिंग में है। 18 खेलों, जिसमें एथलेटिक्स, मुक्केबाजी, साइकिलिंग, तलवारबाजी, जूडो, कलारीपेट्टू, कबड्डी, नेटबॉल महिला, नेटबॉल तेज, शूटिंग, तैराकी, सेपक-तकरा, स्नूकर, बिलियार्ड्र, ताइकेंडो, कुश्ती, वुशु, वॉलीबॉल और हैंडबॉल शामिल है। हिमाचल प्रदेश ओलंपिक संघ के महासचिव राजेश भंडारी ने शिमला में पत्रकारों को बताया कि प्रधानमंत्री मोदी 26 अक्टूबर को गोवा में खेलों का उद्घाटन करेंगे। रमेश चौहान सचिव एचपी जूडो एसोसिएशन शेफ डी मिशन के रूप में दल का नेतृत्व करेंगे और अनुराग वर्मा जिला खेल अधिकारी युवा सेवाएं और खेल निदेशालय, कुलदीप राणा अध्यक्ष एचपी कुश्ती एसोसिएशन डिप्टी शेफ डी मिशन के रूप में दल का नेतृत्व करेंगे। विनोद कुमार और संतोष कुमार दल के साथ सहायक अधिकारी जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश ओलंपिक संघ के महासचिव राजेश भंडारी ने बताया कि 18 सदस्यीय नेटबॉल टीम पहले ही गोवा के लिए रवाना हो चुकी है, क्योंकि उनका कार्यक्रम 22 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। चिंतपूर्णी से खाटू श्याम का 840 रुपये किराया, कल से रवाना होगी एचआरटीसी की पहली बस। एचआरटीसी 840 रुपये में चिंतपूर्णी से खाटू श्याम की यात्रा करवाएगा। एचआरटीसी नवमी के मौके पर सोमवार को यह सेवा शुरू करने जा रहा है। धार्मिक पर्यटन के लिए शुरू की गई दर्शन योजना तहत एचआरटीसी ने यह बसें सेवा शुरू करने जा रहा है। इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है। बुकिंग ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों तरीके से होगी। बस की समय सारिणी भी तैयार कर दी गई है। निगम ने चिंतपूर्णी से खाटू श्याम जाने के लिए प्रति सीट 840 रुपये निर्धारित किए हैं। वहीं इस बस सेवा में सुगम दर्शन करवाए जाने की भी सुविधा मिलेगी। यह बस चिंतपूर्णी से ऊना, चंडीगढ़, पहवा, हिसार सिकर होते हुए खाटू श्याम जी पहुंचेगी। चिंतपूर्णी से यह बस सेवा शाम 4 बजे चलेगी और 5 बजे ऊना पहुंचेगी।
चंडीगढ़ पहुंचने का समय 8:40 बजे रहेगा। रात 10:50 बजे यह पेहवा पहुंचेगी। वहीं अगले दिन 1:45 बजे हिसार पहुंचेगी। सीकर में पहुंचने का समय सुबह 7 बजे होगा और सुबह 8:20 बजे खाटू श्याम पहुंचेगी। मंदिर में सुबह से शाम तक दर्शन करने के बाद खाटू श्याम से चिंतपूर्णी तक चलने का समय शाम 5 बजे का रहेगा। वहीं 6:15 बजे बस सीकर पहुंचेगी। 10:45 बजे बस हिसार पहुंचेगी। आधी रात 12:40 पर पेहवा पहुंचेगी। वहीं चंडीगढ़ पहुंचने का समय सुबह 3:30 बजे होगा। 6 बजे सुबह बस ऊना पहुंचेगी और 7:30 बजे वापस चिंतपूर्णी पहुंच जाएगी। एचआरटीसी ने प्रदेश सहित बाहरी राज्यों के लिए दर्शन सेवा शुरू कर दी है। इसी कड़ी में नवमी यानी 23 अक्टूबर से चिंतपूर्णी से खाटू श्याम जी के लिए प्रथम दर्शन सेवा शुरू की जा रही है। इसमें प्रति यात्री व सीट 840 रुपये किराया निर्धारित किया है। श्रद्धालु ऑनलाइन बुकिंग करवाकर बसों की बुकिंग कर सकते हैं। वहीं बुकिंग के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। वहीं एचआरटीसी ने दर्शन योजना के तहत धर्मशाला से चिंतपूर्णी के लिए धार्मिक बस सेवा शुरू कर दी है। शनिवार को एचआरटीसी के प्रबंध निदेशक रोहन चंद ठाकुर और डीसी कांगड़ा निपुण जिंदल ने बस सेवा को लॉन्च किया है। एचआरटीसी अपनी आय को बढ़ाने के लिए प्रदेश में धार्मिक बस सेवाएं शुरू कर रहा है। इसके लिए प्रदेश व देश भर में करीब 100 बस रूट चिन्हित किए जाएंगे। इन बस रूटों पर एचआरटीसी धार्मिक बस सेवा को शुरू करेगा। वृंदावन, हरिद्वार, ऋषिकेश, अयोध्या सहित देश व प्रदेश के विभिन्न रूटों पर बस सेवा शुरू होगी। प्रदेश में हिमुडा जल्द लाएगा वन टाइम सेटलमेंट स्कीम, सीएम सुक्खू ने घटाया डिपार्टमेंटल चार्जेज। हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण हिमुडा के निदेशक मंडल की 52वीं बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की। मुख्यमंत्री ने जनता में अपनी उपस्थिति और सेवा बढ़ाने के दृष्टिगत हिमुडा को नवीनतम निर्माण तकनीकों को अपनाने और सूचना प्रौद्योगिकी तकनीकों का लाभ उठाने के लिए कहा। उन्होंने रिकॉर्ड कीपिंग को सुव्यवस्थित करने और भौतिक दस्तावेजीकरण पर निर्भरता कम करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट बुक्स (ईएमबी) को अपनाने के निर्देश दिए। सरकार के नवीनतम दिशानिर्देशों के अनुसार ई-टेंडरिंग प्रणाली के माध्यम से निविदा प्रक्रिया में तेजी लाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने हिमुडा को सतत एवं समावेशी शहरी विकास की दृष्टि से आगे बढ़े के निर्देश दिए। उन्होंने फ्लैट के आकार में सुधार करने और इसे उपयोगकर्ता के और अधिक अनुकूल बनाने को कहा। मुख्यमंत्री ने हिमुडा के अधिकारियों को कर्मचारियों के लिए एक्सपोजर विजिट आयोजित करने तथा क्षमता निर्माण के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने हिमुडा के डिपार्टमेंटल चार्जेज को 9 से घटाकर 6% करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए जो भविष्य में राज्य में आवास और शहरी विकास को आकार प्रदान करेंगे। हिमुडा ने राज्य के आवंटनकर्ताओं के प्रति उदार रवैया अपनाया है, जिन्हें बकाया भुगतान के संबंध में विवादों का सामना करना पड़ रहा है। निदेशक मंडल ने एकमुश्त निपटान (ओटीएस) नीति को मंजूरी प्रदान की है। इसके तहत लोगों को लंबित भुगतान बकाया को काफी कम दर पर निपटाने का अवसर प्राप्त होगा। इससे न केवल जनता का वित्तीय बोझ कम होगा, अपितु हिमुडा को समुचित संसाधन भी उपलब्ध होंगे, जिन्हें जनता की भलाई के लिए भविष्य की गतिविधियों में पुनर्निवेशित किया जाएगा।
बोर्ड ने हिमुडा को एकमुश्त निपटान नीति वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी के तहत भवनों की एटी को भी नियमित करने का प्रावधान करने के निर्देश दिए। जुब्बड़हट्टी के पास बसेगा नया शहर। बोर्ड ने हिमुडा को शिमला में भीड़भाड़ को कम करने के दृष्टिगत शिमला के निकट जुब्बड़हट्टी हवाई अड्डे के पास नए शहर माउंटेन सिटी की स्थापना के लिए भूमि अधिग्रहित करने को स्वीकृति प्रदान की। इस महत्वाकांक्षी परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 1373 करोड़ रुपए है। परियोजना से क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा और उन्नत भूकंप रोधी तकनीक का उपयोग करते हुए सुदृढ़ बुनियादी ढांचे के साथ एक अत्याधुनिक शहर का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भरत खेड़ा, प्रधान सचिव वित्त, आवास, शहरी विकास एवं नगर नियोजन देवेश कुमार, लोक निर्माण विभाग तथा और जल शक्ति विभाग के प्रमुख अभियंता, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सचिव डा आर के पृथ्वी, मुख्य अभियंता वर्ष डा सुरिंदर वशिष्ठ ने बैठक में भाग लिया। कुल्लू से आपदा प्रभावितों का पुनर्वास, सीएम सुक्खू ने 9.72 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस वर्ष बरसात के दौरान भारी बारिश, भूस्खलन तथा बाढ़ से आई आपदा से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की शुरुआत शनिवार को कुल्लू जिला से की। इस दौरान सीएम ने प्रभावितों को विशेष राहत पैकेज के लाभ प्रदान किए। कुल्लू के रथ मैदान से मुख्यमंत्री ने बटन दबाकर जिला कुल्लू के 324 प्रभावित परिवारों को मकान बनाने के लिए पहली किस्त के रूप में 3-3 लाख रुपए उनके खाते में डाले। कुल 9.72 करोड़ रुपए की राहत राशि खाते में डाली गई। यह मुआवजा राशि जिला में आपदा के दौरान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त घरों के मालिकों को उनके पुनर्वास के लिए प्रदान की गई। अन्य प्रभावितों को भी जल्द राहत राशि प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गत जुलाई माह में कुल्लू से उन्होंने राहत एवं बचाव कार्यों की शुरुआत की थी और आज यहीं से राहत राशि बांटने की योजना का भी उन्होंने शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के संसाधन सीमित हैं, लेकिन वर्तमान सरकार प्रभावितों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। सीएम ने कहा कि सीमित संसाधनों के बाद भी सरकार पाई जोड़कर प्रभावितों को राहत राशि देगी। इस दौरान सीएम ने केंद्र सरकार से शीघ्र विशेष राहत पैकेज प्रदान करने का आग्रह भी किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सरकार आम आदमी और गरीब की सरकार है और जनता के दुख दर्द को बेहतर ढंग से जानती है, इसीलिए 75,000 करोड़ का कर्ज और सरकारी कर्मचारियों की 10,000 करोड़ की देनदारियां होने के बावजूद राज्य सरकार ने आपदा प्रभावित परिवारों के लिए 4,500 करोड़ रुपए का विशेष राहत पैकेज जारी किया है, जिसके तहत पूरी तरह से क्षतिग्रस्त घर पर दिए जाने वाले 1.30 लाख रुपए के मुआवजे को 5.5 गुना बढ़ाकर 7 लाख रुपए किया गया है। इसके अलावा कच्चे मकान के आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त होने पर मुआवजे को 25 गुना बढ़ाते हुए 4,000 रुपए से 1 लाख रुपए तथा पक्के घर को आंशिक क्षति होने पर मुआवजे को 15.5 गुना बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया गया है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि दुकान तथा ढाबा के क्षतिग्रस्त होने पर मुआवजे को 25,000 रुपए से 4 गुना बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया गया है। गौशाला को हुए नुकसान की भरपाई की राशि 3,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए की गई है। प्रदेश सरकार किराएदारों के सामान के नुकसान पर 2,500 रुपए की मुआवजा राशि में 20 गुना बढ़ोतरी कर 50,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान करेगी। दुधारू तथा भार उठाने वाले पशुओं की मृत्यु पर 55,000 रुपए,
जबकि बकरी, सुअर, भेड़ तथा मेमने की मुआवजा राशि 6,000 रुपये प्रति पशु की दर से प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि कृषि तथा बागबानी भूमि के नुकसान की भरपाई के लिए दी जाने वाली मुआवजा राशि को 3,615 रुपये प्रति बीघा से बढ़ाकर 10,000 रुपये प्रति बीघा कर दिया है। फसलों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए दी जाने वाली राशि को 500 रुपये प्रति बीघा को 8 गुना बढ़ाकर 4,000 रुपये किया गया है। कृषि तथा बागबानी भूमि से सिल्ट हटाने के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता को 1,384.61 प्रति बीघा से बढ़ाकर 5,000 रुपये किया गया है। उन्होंने कहा कि यह विशेष पैकेज 24 जून से 30 सितंबर तक प्रदान कर किया जाएगा। इस बार कुल्लू दशहरे का स्वरूप और होगा भव्य। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा में 15 देशों के सांस्कृतिक दल शामिल होंगे, जो ऐतिहासिक है। इस बार कुल्लू दशहरे का स्वरूप और भव्य होगा, जिसके लिए मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर और विधायक भुवनेश्वर गौड़ दिनरात मेहनत कर रहे हैं। आज हिमाचल आएंगे भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, धर्मशाला में उठाएंगे मैच का लुत्फ। देश के 5 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम और तेलंगाना में होने जा रहे विधानसभा चुनाव की तैयारियों में व्यस्त बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समय निकालकर 3 दिवसीय हिमाचल दौरे पर आ रहे हैं। 22 अक्टूबर को धर्मशाला में मैच का लुत्फ उठाएंगे। 23 व 24 अक्टूबर को बिलासपुर में ही रहेंगे। इस बीच अभी तक उनका कोई भी आधिकारिक कार्यक्रम प्रस्तावित नहीं है। नड्डा के दौरे का शेड्यूल शुक्रवार को जारी हो गया है, जिसके तहत वे शनिवार को दिल्ली से हवाई मार्ग के माध्यम से 12:45 बजे गगल एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां से सड़क से धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम जाएंगे। इस बीच मैच का लुत्फ उठाएंगे और शाम के वक्त धर्मशाला से बिलासपुर के लिए रवाना होंगे। उनका रात्रि ठहराव नड्डा निवास विजयपुर में होगा। 23 अक्टूबर को कोई भी आधिकारिक कार्यक्रम प्रस्तावित नहीं है, लिहाजा नड्डा बिलासपुर में ही रहेंगे। 24 अक्टूबर को शाम के वक्त दिल्ली लौटने का कार्यक्रम है। बीजेपी के प्रदेश सहमीडिया प्रभारी स्वदेश ठाकुर ने बताया कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 3 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। 2 दिन बिलासपुर में ही रहेंगे। इस बीच नड्डा आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर नेताओं व संगठनात्मक पदाधिकारियों के साथ चर्चा कर सकते हैं। ग्राहकों को खूब भा रहा नवरात्र से दिवाली तक मनाए जाने वाले द ग्रेट बुड्ढा मल फेस्टिवल 2023। बुड्ढा मल ज्वेलर्स पालमपुर इन दिनों फेस्टिवल सीजन चल रहा है। प्रदेश के टॉप ज्वेलर्स में शुमार बुड्ढा मल ज्वेलर्स ने इस फेस्टिव सीजन का नाम द ग्रेट बुड्ढा मल फेस्टिवल सीजन 2023 रखा है। इसमें ग्राहकों को कुछ स्पेशल छूट के साथ शानदार इनाम जीतने का मौका मिलेगा। शोरूम के एमडी मानिक करवाल ने बताया कि बुड्ढा मल ज्वेलर्स पालमपुर पिछले कई वर्षों से फेस्टिवल सीजन को बड़ी धूमधाम से एक उत्सव की तरह मनाया जाता है। यह फेस्टिवल सीजन नवरात्रि से शुरू होकर दिवाली तक मनाया जा रहा है। इसमें ग्राहकों को खरीदारी करने के साथ साथ शानदार उपहार जीतने का मौका भी मिलेगा। एचडीएम दिवाली तक लगेगा स्पेशल सोना चांदी उत्सव। शोरूम में फेस्टिवल सीजन नवरात्रि से लेकर दिवाली तक मनाया जाता है, जिसमें ग्राहक नवरात्रि में जितने ग्राम सोना खरीदते हैं, उन्हें उतने ग्राम चांदी उपहार स्वरूप दी जाती है। अगर कोई ग्राहक चांदी नहीं लेना चाहता है तो उसे उतने ही मूल्य का डिस्काउंट दे दिया जाता है तथा सोने के आभूषणों के मेकिंग चार्ज पर भारी छूट रहती है।
इसके साथ ही डायमंड के आभूषणों पर 30% की छूट दी जाती है, जिसे सोना चांदी उत्सव कहा जाता है, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें तथा नियम लागू रहते हैं। दुल्हन की तरह सजाया शोरूम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फेस्टिवल सीजन में ग्राहकों के स्वागत के लिए शोरूम दुल्हन की तरह सजाया जाता है। शोरूम का नज़ारा सजने पर देखने वाला होता है, जिससे ग्राहक को शोरूम में आते ही एहसास हो जाता है कि सच में शोरूम में कोई फेस्टिवल चल रहा है। आभूषणों की खरीदारी पर मिलते हैं लकी कूपन। सभी ग्राहकों को यह जानकर खुशी होगी कि इस बार शोरूम में पहला इनाम एक शानदार कार, दूसरा इनाम 4 स्कूटी उपहार स्वरूप दी जाएगी। इसके अलावा ग्राहक वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, हीटर, स्मार्ट एलईडी टीवी, स्मार्ट रिस्ट वॉच जैसे लगभग 45 इनाम जीत सकते हैं। शोरूम में खाने पीने रहने का प्रबंध। इस फेस्टिवल सीजन में ग्राहकों के खाने पीने का प्रबंध शोरूम में ही किया जाता है तथा दूर-दराज से आने वाले ग्राहकों के लिए रहने का प्रबंध भी शोरूम द्वारा ही किया जाता है, ताकि जब ग्राहक खरीदारी करें तो उन्हें यहां पर परिवार की तरह ही माहौल मिले और निश्चित होकर खरीदारी कर सकें। ग्राहकों के सहयोग ने बुड्ढा मल को बनाया प्रदेश का टॉप ब्रांड। आज बुड्ढा मल पालमपुर हिमाचल का एक टॉप का ब्रांड बन चुका है, जिसे 5 बार बेस्ट ज्वेलरी शोरूम हिमाचल प्रदेश का अवार्ड जीत चुके हैं, जिसका श्रेय बुड्ढा मल के एमडी मानिक करवाल हमेशा ग्राहकों को ही देते आए हैं। उनका कहना है कि ग्राहकों के सहयोग के बिना हम कभी भी इस मुकाम पर नहीं पहुंच पाते। आज बुड्ढा मल ज्वेलर्स पालमपुर जो भी है वो सिर्फ अपने प्रिय ग्राहकों के सहयोग तथा प्यार से है। आपको बता दें कि बुड्ढा मल पालमपुर में सिर्फ प्रमाणित हॉलमार्क आभूषण ही मिलते हैं, साथ ही डायमंड भी लैबोरेटरी द्वारा प्रमाणित होते हैं। कल से काम पर लौटेंगे जिप कर्मी, पंचायती राज मंत्री से मुलाकात के बाद खत्म की हड़ताल। पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री से मुलाकात के बाद जिला परिषद कर्मचारियों ने आखिरकार 22 दिन के बाद हड़ताल को खत्म कर दिया है। ऐसे में अब जिला परिषद कैडर के कर्मचारी सोमवार से काम पर लौट आएंगे। जिला परिषद कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रतिनिधियों ने शनिवार को पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह से मुलाकात की। इस दौरान पंचायती राज मंत्री ने जिला परिषद कर्मचारियों की मांग को जायज माना। वहीं कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि कर्मचारियों को पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग में मर्जर के लिए 30 अक्टूबर को विस्तृत बैठक होगी। जिला परिषद कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बताया कि बैठक पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह की अध्यक्षता में होगी। इसमें विभाग के अधिकारी भी मौजूद होंगे। वहीं जिला परिषद कर्मचारियों को छठे वेतनमान का लाभ भी जल्द प्रदान किया जाएगा। यह आश्वासन भी मंत्री से जिला परिषद कर्मचारियों को मिला है। वहीं 30 अक्टूबर को होने वाली बैठक में भी इस मसले पर चर्चा की जाएगी। मंत्री के इस आश्वासन के बाद जिला परिषद कर्मचारियों ने हड़ताल को समाप्त कर दिया है। जिला परिषद कर्मचारियों व अधिकारियों से काम पर लौटने से ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों को काफी राहत मिलेगी, क्योंकि पंचायतों में होने वाले सभी कार्य जिला परिषद कैडर के कर्मचारियों व अधिकारियों के जिम्मे हैं। ऐसे में 22 दिन से चल रही हड़ताल के कारण यह कार्य ठप पड़े हुए थे। गौरतलब है कि जिला परिषद कर्मचारी पंचायती राज विभाग में मर्जर की मांग कर रहे हैं। वहीं छठे वेतन आयोग का लाभ भी अभी तक इन कर्मचारियों को नहीं मिला है। इसी मांग को लेकर यह कर्मचारी हड़ताल पर थे। ऐसे में विभाग की ओर से इन कर्मचारियों को काम पर लौटने के लिए नोटिस दिए गए,
लेकिन कर्मचारी अपनी मांग पर अड़ रहे और काम पर नहीं लौटे। ऐसे में शनिवार को मंत्री के साथ इन कर्मचारियों की दोबारा से बैठक हुई है। इस बैठक सरकार जिला परिषद कर्मचारियों के बीच सहमति बनी है। प्रमोशन को तरसे। जिला परिषद कैडर में पंचायतों में तैनात पंचायत सचिव, तकनीकी सहायक, अधिशासी अभियंता, कनिष्ठ अभियंता समेत अन्य श्रेणियों के कर्मचारी शामिल हैं। इनकी संख्या करीब 4700 के आसपास है। जिला परिषद कैडर में होने के कारण इन कर्मचारियों को सालों से एक ही पद पर सेवाएं देनी पड़ रही हैं। न ही इन कर्मचारियों की वरीयता सूची बनती है और न ही इन्हें कोई पदोन्नति मिलती है। ऐसे में अब छठे वेतन आयोग का लाभ भी नहीं मिल रहा है। वहीं ओपीएस का लाभ भी इन कर्मचारियों को प्रदान नहीं किया गया है। अरविंद दिग्विजय नेगी होंगे एसपी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। सेवाएं बहाल करने के बाद सरकार ने दी नियुक्ति। प्रदेश सरकार ने आईपीएस अधिकारी अरविंद दिग्विजय नेगी की सेवाएं बहाल करने के बाद उन्हें नियुक्ति दे दी है। अरविंद दिग्विजय नेगी 2011 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। आईपीएस अधिकारी अरविंद दिग्विजय नेगी को एसपी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो स्टेट सीआईडी लगाया गया है। प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने आईपीएस अधिकारी अरविंद दिग्विजय नेगी की नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं। गौर हो कि प्रदेश सरकार ने पुलिस अधीक्षक अरविंद दिग्विजय नेगी की पिछले साल सेवाएं बहाल कर दी थी। एनआईए ने गिरफ्तारी के बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया था। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में संबंधित कमेटी की बैठक में इस पर फैसला होने के बाद एनआईए की जांच में फंसे आईपीएस अधिकारी अरविंद दिग्विजय सिंह नेगी ने राज्य पुलिस मुख्यालय में ज्वाइनिंग दी थी। विशेष अदालत एनआईए से नेगी को 1 लाख रुपए के निजी मुचलके और एक अन्य जमानती के आधार पर जमानत दे दी थी। इसके बाद वह हिमाचल लौट आए थे। राज्य पुलिस मुख्यालय की ओर से उनका निलंबन रद्द करने के सेवाएं बहाल कर दी थी। अब प्रदेश सरकार ने उन्हें एसपी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो स्टेट सीआईडी के पद पर नियुक्ति दी है। देश को आगे बढ़ाने और संस्कृति को जिंदा रखने के लिए युवाओं का साथ जरूरी। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत मंडी के संस्कृति सदन में आयोजित जिला स्तरीय युवा महोत्सव में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश जोड़े के लिए यह अभियान चला है। देश की जड़ों को और मजबूत करना, संस्कृति को जिंदा रखना और आने वाली पीढ़ी को हमारे वीरों की गाथाओं से जोड़े के लिए हमें हमेशा प्रयासरत रहना होगा। युवाओं में देशभक्ति का जज्बा पैदा करने की दृष्टि से ये कार्यक्रम बड़ी सफलता के साथ आगे बढ़ रहा है। 32 मील में दिनदिहाड़े युवक का एटीएम कार्ड छीन फरार हुए लुटेर। डीएल नंबर की कार में आए थे शातिर। जिला कांगड़ा में एटीएम चोरों का गिरोह सक्रिय है, जो कि एटीएम बदलकर खाताधारकों के खातों से नकदी उड़ा रहा है। पुलिस जिला नूरपुर के अंतर्गत धन निवासी मान सिंह के खाते से शातिरों ने एटीएम बदलकर 27,500 रुपए निकलवा लिए, जिसकी अभी गुत्थी सुलझी भी नहीं थी कि अब एसबीआई बैंक 32 मील स्थित एटीएम में दिनदिहाड़े 2 अज्ञात युवक पैसे निकालने आए। एक युवक का एटीएम कार्ड छीनकर फरार हो गए। सियूनी निवासी राजेश राणा ने बताया कि वह 20 अक्टूबर शुक्रवार दोपहर 32 मील एसबीआई एटीएम में पैसे निकालने गया था। इस दौरान अंदर से 2 अज्ञात युवक निकले, जिन्होंने मुझे धक्का देकर मेरा एटीएम कार्ड छीन लिया और एक स्विफ्ट कार में बैठकर भाग निकले। उन्होंने कहा कि मैंने सबसे पहले एटीएम कार्ड को ब्लॉक करवा दिया और पुलिस चौकी कोटला में शिकायत दर्ज करवाई।
उन्होंने बताया कि पुलिस की मदद व सीसीटीवी की सहायता से यह पता चल पाया है कि गाड़ी डीएल नंबर ग्रे रंग की है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि इन अज्ञात शातिरों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। इस संदर्भ में एसपी नूरपुर अशोक रतन ने बताया कि शिकायत मिली है तथा सीसीटीवी की फुटेज को खंगाला जा रहा है। इस देवता ने सदियों से एकता के सूत्र में बांध रखा है। लाहुल घाटी में 3 साल बाद आता है यह समा। लाहुल के सबसे बड़े और आराध्य देव राजा घेपन ने शनिवार से घाटी की परिक्रमा को आरंभ कर दिया है। यात्रा में उनके साथ देवी बोटी भी शामिल है। राजा घेपन का हर 3 साल बाद सिस्सू स्थित अपने देवालय से परिक्रमा शुरू होती है। मान्यता है कि इस रथयात्रा के दौरान राजा घेपन अपने भक्तों के लिए एक सुरक्षा घेरा बना लेते हैं। घेरे से श्रद्धालुओं को राजा घेपन की अगली यात्रा तक के लिए सुरक्षा मिलती है। राजा घेपन अपनी इस यात्रा के दौरान कई पड़ावों से गुजरते हैं। मान्यता है कि अधिष्ठाता देव राजा घेपन वह चमत्कारिक शक्ति हैं, जिन्होंने सदियों से लाहुल को एक सूत्र में बांधने की अविश्वसनीय और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिस वजह से जनवरी की आस्था इनमें रची बसी है। लाहुल की सांस्कृतिक गतिविधियों पर दृष्टिपात करने से यह दृष्टिगोचर होता है कि यहाँ हर क्षेत्र की संस्कृति भिन्न है। अलग अलग धर्मों और मान्यताओं को मान्यता देने वाले लोग बसे हैं, लेकिन फिर भी लाहुल में प्रचलित किसी भी धर्म के प्रति इतना कट्टरवाद नहीं है। इन दिनों बर्फबारी की आहट के साथ पतझड़ का मौसम आते ही चुभती सर्द हवाएं अजीब सी गर्जना लिए लोगों को झकझोर देती है। ऐसे में यहाँ का जनजीवन तथा सामाजिक एवं सांस्कृतिक देवी देवताओं के इर्द गिर्द सिमट जाती है। राजा घेपन इस यात्रा के दौरान लाहुल के कई गांव और कुंभ स्थलों में रात्रि विश्राम करेंगे। इस दौरान राजा घेपन अपने घूर के माध्यम से भविष्यवाणी भी करेंगे। शनिवार को राजा घेपन और देवी बोटी के मिलन को देखने के लिए रोपसंग में हजारों की तादाद में श्रद्धालुओं ने दस्तक दी। चिट्टे संग पकड़ा पंजाब का युवक, बस में सवार राजस्थान निवासी के पास चरस। जिला कुल्लू में एनटीएफ कुल्लू की 2 टीमों ने पिछली शाम और रात को 2 अलग अलग जगहों पर 2 नशा तस्करों को पकड़कर उनके कब्जे से 407 ग्राम चरस तथा 5.32 ग्राम चिट्टा बरामद करने में सफलता प्राप्त की है। एनटीएफ कुल्लू के डीएसपी हेमराज वर्मा ने बताया कि पहला मामला कुल्लू के ढालपुर पार्किंग का है, जहां पार्किंग में एनटीएफ कुल्लू की टीम ने पंजाब के रहने वाले एक युवक 25 वर्षीय विल्सन निवासी नावा पूर्वा फरीदकोट रोड फिरोजपुर पंजाब के कब्जे से 5.32 ग्राम चिट्टा बरामद किया। दूसरा मामला घुमारवीं के भागेहड़ का है, जहां एनटीएफ कुल्लू की दूसरी टीम नाकाबंदी के दौरान मनाली से दिल्ली जा रही बस में बैठे 35 वर्षीय सफी निवासी पुरानी मस्जिद कोटा राजस्थान से कुल 407 ग्राम चरस बरामद की। दोनों व्यक्तियों को मादक पदार्थ अधिनियम के तहत गिरफ्तार करके पुलिस थाना घुमारवीं तथा पुलिस थाना सदर कुल्लू में अलग अलग धाराओं में मामले दर्ज किए गए हैं। धर्मशाला से चिंतपूर्णी के लिए धार्मिक बस सेवा शुरू। खाटू श्याम के लिए 9वीं पर शुरू होगी सर्विस। एचआरटीसी ने दर्शन योजना के तहत धर्मशाला से चिंतपूर्णी के लिए धार्मिक बस सेवा शुरू कर दी है। शनिवार को एचआरटीसी के प्रबंध निदेशक रोहन चंद ठाकुर और डीसी कांगड़ा निपुण जिंदल ने बस सेवा को लॉन्च किया है। यह बस धर्मशाला से ज्वालामुखी, ज्वालामुखी से चिंतपूर्णी और चिंतपूर्णी से वापस ज्वालामुखी और धर्मशाला के लिए श्रद्धालुओं को ले जाएगी। वहीं चिंतपूर्णी से खाटू श्याम के लिए भी एचआरटीसी की बस सेवा शुरू होने वाली है।
23 अक्टूबर को नवमी पर एचआरटीसी प्रबंधन की ओर से इस बस सेवा को शुरू किया जाएगा। एचआरटीसी अपनी आय को बढ़ाने के लिए प्रदेश में धार्मिक बस सेवाएं शुरू कर रहा है। इसके लिए प्रदेश व देश भर में करीब 100 बस रूट चिन्हित किए जाएंगे। इन रूटों पर एचआरटीसी धार्मिक बस सेवा को शुरू करेगा। वृंदावन, हरिद्वार, ऋषिकेश, अयोध्या सहित देश व प्रदेश के विभिन्न रूटों पर बस सेवा शुरू होगी। 5 महीने बाद फोन ऑन करते ही फंस गया पुंछ का मोहम्मद इकबाल। सीमा पार से करता था तस्करी। सीमा पार से नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी करने नार्को टेरर मामले का आरोपी 5 महीने तक मंडी जिला में छिपा रहा और किसी को इसकी भनक नहीं लग सकी। आरोपी ने अपनी पहचान बिल्कुल छिपा कर रखी हुई थी और स्थानीय पुलिस के पास अपना पंजीकरण भी नहीं करवाया था, लेकिन मोबाइल फोन ऑन किया तो इसकी भनक जम्मू पुलिस की विशेष टीम SIA को लग गई। इसके बाद जम्मू पुलिस की विशेष टीम ने लोकेशन के आधार पर मंडी पुलिस के साथ मिलकर छापेमारी की और आरोपी को पकड़ लिया। जम्मू पुलिस की विशेष टीम आरोपी को पकड़कर अपने साथ ले गई है। आरोपी की पहचान मोहम्मद इकबाल निवासी पुंछ के रूप में हुई है। आरोपी की मंडी से गिरफ्तारी के बाद खुफिया एजेंसियों की सतर्कता को लेकर भी सवालिया निशान लग गए हैं। आरोपी पिछले 5 महीने से पंडोह क्षेत्र के साथ लगते शिवाबदार क्षेत्र के मासड़ गांव में रह रहा था। आरोपी मोबाइल फोन भी अक्सर स्विच ऑफ रखता था। 5 माह बाद मोबाइल फोन ऑन करते ही लोकेशन के आधार पर वह जम्मू कश्मीर पुलिस के प्रदेश जांच एजेंसी SIA के हाथ चढ़ गया। बता दें, नार्को टेरर मॉड्यूल इसी साल मई में सामने आया था। सेना ने कुछ लोगों को हथियारों व नशीले पदार्थों की तस्करी के साथ पकड़ा था, जबकि 2 आरोपी फरार हो गए थे। सेना के बाद इस मामले की जांच जम्मू कश्मीर की स्थानीय एजेंसी ने शुरू की थी। इन्हीं फरार लोगों में से मोहम्मद इकबाल भागकर हिमाचल प्रदेश आ गया था। सबसे पहले उसने थलौट में एक ठेकेदार के पास 3 माह तक मजदूरी का काम किया। सितंबर में वह शिबावदार के मासड़ गांव के नजीर हुसैन के संपर्क में आया और उसके पास नजीर हुसैन घोड़े खच्चरों से रेत बजरी ढोने का काम करने लगा। उसके साथ 2 और लोग भी दे, जो कुछ दिन पहले घर लौट गए हैं। इसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने मंडी पुलिस अधीक्षक से संपर्क साधा और इस मामले में सहायता मांगी, जिसके बाद पंडोह पुलिस की मदद से मासड़ गांव से मोहम्मद इकबाल को शुक्रवार देर शाम पकड़ लिया गया। मोहम्मद इकबाल को पकड़ा गया है। वह जिन जिन लोगों के पास रहा था और ठेकेदार सहित अन्य लोगों ने क्यों उसका पंजीकरण नहीं करवाया, इस बारे में जांच की जा रही है। सौम्या सामशिवन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मंडी। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट साझा करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इसके अलावा बेझिझक अपने विचार कमेंट्स में साझा करें और आइए बातचीत में शामिल हों। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।